नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के आगे लाचार बीजेपी की, विपक्षी गठबंधन पर कांग्रेस के बड़े बयान की। बात करेंगे संसदीय समिति में राहुल के बयान की, विपक्षी एकता से डरी बीजेपी की, और जानेंगे कैसे कर्नाटक में कांग्रेस से पिछड़ रही है बीजेपी, क्यों किसानों के आगे बेबस है मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अडानी ग्रुप को लगे बड़े झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पुलिस के पैतरे से कांग्रेस डरने वाली नहीं, हम अडानी पर सवाल करते रहेंगे। राहुल ने भी 4 पन्नों में भेजा पुलिस को जवाब। सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत का दावा, हाईकमान जिसे चाहेगा वो बनेगा राजस्थान का सीएम। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी एकजुट। कोलकाता में बीजेपी पर बरसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी बीजेपी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की शर्मनाक हार, 10 विकेट से हारा भारत। पहले खेलते हुए 117 रन पर सिमट गई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए हासिल किया लक्ष्य। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को फंसाने के लिए बीजेपी की हर चाल नाकाम हो रही है। राहुल के आगे बीजेपी की लाचारी बढ़ती ही जा रही है। शायद यही वजह है कि अब उसे दिल्ली पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। बीजेपी इतनी हताश हो चुकी है कि अब 45 दिन पहले श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर दिए बयान को लेकर फंसाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक और नोटिस जारी किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के नए अवतार से बीजेपी इस कदर डर गई है कि वो किसी भी सूरत में राहुल को फंसाना चाहती है, जिसके लिए अब दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के पीछे लगा दिया गया है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा के नेतृत्व में पुलिस की टीम राहुल के घर पहुंची थी। स्पेशल सीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि राहुल को कुछ समय चाहिए, जो जानकारी हमने मांगी है वो हमें देंगे। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, बिना किसी नोटिस के दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है। ये दिखाता है कि उन्हें परेशान करने के लिए सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है। पीएम मोदी को पता होना चाहिए, वो अडानी घोटाले पर जवाब मांगने से हमें डरा नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी सुबह से कांग्रेस समर्थक मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो घटना हुई है वो मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ चले गए। वो नोटिस का जवाब देने जा रहे हैं, उसके बावजूद आप उनके घर में घुस जाओ। ये पूरा देश देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार संसद में जेपीसी जांच की मांग से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल को मुद्दा बना रही है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जिस बयान का संज्ञान लिया गया है वो 30 जनवरी को श्रीनगर में कहा गया था। दिल्ली पुलिस अब 45 दिन बाद जागी है, 3 दिन में 2 बार पहुंच गई। अब बहुत जल्दी है। अचानक इतनी अलर्टनेस कहां से मिल गई? क्या राहुल गांधी के सरकार से सवाल पूछने के कारण दिल्ली पुलिस इतनी फुर्ती दिखा रही है? कांग्रेस ने जिस तरह से इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा है, उसके बाद बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। राहुल को फंसाने के चक्कर में बीजेपी अपनी फजीयत करा रही है। फजीयत तो कांग्रेस नेता ने भी बीजेपी की कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद में चल रहे गतिरोध के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस और सपा के रवैये को लेकर भी कांग्रेस ने स्टैंड साफ कर दिया है। तो क्या कहा है जयराम रमेश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को अडानी मुद्दे पर ऐसा फंसाया है कि बीजेपी बचने के तरह तरह के उपाय ढूंढती नजर आ रही है। जेपीसी की मांग पर विपक्ष में मतभेद को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मतभेद नहीं है, टीएमसी हमारे साथ नहीं है, उनके अपने कारण होंगे, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। एनसीपी ने ईडी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्होंने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि वो इसके समर्थन में है, लेकिन वो पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। 16 पार्टियां हैं जो एकजुट होकर जेपीसी की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री जेपीसी का गठन करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर कुछ छिपाना नहीं है, नियत साफ है, तो प्रधानमंत्री जेपीसी का गठन करें। आखिर इस जेपीसी में अध्यक्ष बीजेपी का होगा, उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होगी, फिर सत्ता पक्ष को इतनी घबराहट क्यों है? संसद में बने गतिरोध पर जयराम रमेश ने कहा,
बीजेपी परेशानी में है, बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी की छवि में भारी परिवर्तन आया है। ये यात्रा हमारे लिए और हमारे संगठन के लिए बूस्टर डोज साबित हुई है। लोग राहुल गांधी जी को नए नजरिए और अंदाज से देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये प्रयास फिर से किया जा रहा है। ये भाजपा की रणनीति है। तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर कांग्रेस ने कहा कि किसी भी विपक्षी गठबंधन में मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है, यानी कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन मुमकिन नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता फिलहाल कर्नाटक चुनाव और फिर दूसरे राज्यों के चुनाव हैं। 2024 के चुनाव के बारे में जो भी रणनीति तैयार करनी है, पार्टियों से बातचीत करनी है, वो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। विपक्षी ताकत के लिए कांग्रेस का नेतृत्व जरूरी है। इधर संसदीय समिति में राहुल गांधी की मौजूदगी भी खास रही, जहां उन्होंने लंदन में दिए अपने बयान को लेकर अपना पक्ष रखा, तो बीजेपी नेताओं को नागवार गुजरा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी 16 नवंबर को संसद पहुंचे, लेकिन संसद की कार्रवाई 10 मिनट ही चली। नारेबाजी चलती रही। 17 मई को फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। करीब 21 मिनट कार्रवाई चली। कांग्रेस सांसद नारेबाजी करते रहे कि राहुल गांधी को बोलने दो, लेकिन सत्ता पक्ष उनकी माफी की मांग पर अड़ा रहा, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर दूसरे पार्टी नेता साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। संसद में तो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, लेकिन संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी ने जरूर अपनी बात रखने की कोशिश की। यहां भी वो पूरी तरह से अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि यहां भी हंगामा मच गया। दरअसल विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति की मीटिंग बुलाई थी। इसमें G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेजेंटेशन दिया। इसी बैठक के दौरान राहुल गांधी को भी बोलने का मौका मिला। दरअसल राहुल को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि समिति में शामिल बीजेपी सदस्य ने राहुल के लंदन में दिए बयान का मुद्दा उठा दिया। इसे लेकर राहुल ने कहा कि लंदन में मैंने केवल भारतीय लोकतंत्र का मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इसे हल कर लेंगे। राहुल ने कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर बोला था, लेकिन मुझे एंटी नेशनल कहा जा रहा है। राहुल ने कहा कि संसद के जो भी सवाल होंगे वो उनका जवाब देने को तैयार है। राहुल के बयान पर बीजेपी सदस्यों ने आपत्ति जताई, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल को बोलने से रोक दिया। जयशंकर ने कहा कि वो अपनी बात संसद में रखे, ये मंच इस तरह की बातों के लिए नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष के सांसदों ने विदेश मंत्री की बात का विरोध करते हुए कहा कि राहुल को सफाई देने का पूरा अधिकार है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं। राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं और विपक्षी एकता भी बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनावों में साल भर का वक्त बचा है और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। 2019 की गलतियों से विपक्ष ने सबक लिया है, तो बीजेपी के लिए 10 साल की सत्ता के बाद वापसी इस बार आसान नहीं दिख रही है। 2014 से देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए 2024 बेहद मुश्किलों भरा हो सकता है। पार्टी के हाथ से बाजी फिसलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता बनती दिख रही है और अगर विपक्ष चुनावों तक एकजुट रहता है तो फिर बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि CSDS के सर्वे में जो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि अगर विपक्षी मोर्चा दमदारी से लड़ता है, बीजेपी विरोधी पार्टियां साथ आती हैं, तो वो आसानी से बीजेपी को हरा देगा। CSDS ने 2019 के चुनावी आंकड़ों के हवाले से बताया, मजबूत विपक्षी गठबंधन बीजेपी को 235-240 सीटों पर ही रोक देगा, जबकि विपक्ष को 300-305 सीटें मिल जाएंगी। जबकि 2019 में अकेले बीजेपी को ही 303 सीटें मिल गई थी, जबकि गठबंधन के साथ यह आंकड़ा 350 के करीब पहुंच गया था। ऐसे में अगर पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 1% घटता है तो सीटें कम से कम 5 कम हो जाएंगी। वोट शेयर 2% कम होने पर बीजेपी गठबंधन 210-215 सीटों पर रुक जाएगा, जबकि विपक्षी गठबंधन 325 से 330 सीटों पर कब्जा जमा लेगा। अगर मजबूत विपक्षी एकता बनती है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि बीजेपी गठबंधन 200 से 225 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगा। इन आंकड़ों से साफ है कि मजबूत विपक्षी एकता के आगे बीजेपी कमजोर साबित होगी और इसी के चलते बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है। ईडी और CBI की छापेमारी भी इसी के चलते तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। विपक्षी एकजुटता बीजेपी की हार है। हार तो बीजेपी को कर्नाटक में भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस राज्य में लगातार सत्ता पर काबिज बीजेपी पर बढ़त बनाती जा रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार कर ली है, जो 22 मार्च को जारी होगी। वहीं बीजेपी में टिकटों के लिए घमासान मचा हुआ है।
कर्नाटक में किसी भी दिन विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। राज्य में चुनावी गतिविधियां अपने जोर शोर पर हैं। मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, तो करीब 100 सीटों पर जेडीएस भी मजबूत दिखाई दे रही है। यानी इस बार भी राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले की जमीन तैयार हो गई है। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत की एकमात्र सरकार को बचाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले से ही तमाम आरोपों में घिरी राज्य की बसवराज मुंबई सरकार के लिए उम्मीदवारों का चयन बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने ही उसकी परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान राज्य में मुंबई की जगह पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को ज्यादा महत्व दे रही है। लेकिन इससे भी राज्य में टकराव की स्थिति बढ़ रही है। येदियुरप्पा विरोधी खेमा सक्रिय हो गया है, जो येदियुरप्पा पर सीधे निशाना साध रहा है। बीजेपी हाईकमान संकेत दे रहा था कि कर्नाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, तो येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया कि अधिकांश विधायकों को फिर से टिकट दिया जाएगा। येदियुरप्पा के इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध के चलते उन्हें अपने कार्यक्रम तक रद्द करने पड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पूरा होने के भी संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि 224 सीटों में से 125 पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, जिसका ऐलान 22 मार्च को यानी उगादी के दिन किया जाएगा। 20 मार्च को राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उनकी एक रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले जेडीएस भी अपने 92 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। यानी चुनाव से पहले ही बीजेपी की मुश्किलें कर्नाटक में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो उसके हाथ से सत्ता फिसलने का संकेत दे रही हैं। कर्नाटक बीजेपी के हाथ से फिसलता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रही है। चुनौतियां तो किसान भी पेश कर रहे हैं। कल दिल्ली में एक बार फिर किसान मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने वाले हैं। रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत है, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ किसान नई रणनीति पर मंथन करेंगे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों के 1 साल तक चले आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। ना तो आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे खत्म हुए और ना ही किसानों को फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून ही बनाया गया। दूसरे मुद्दों को भी सरकार भूल गई है और अब सरकार को जगाने के लिए एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 20 मार्च को 32 किसानों के संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत बुलाई है। सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारी कोई भी मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की है। आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यूपी सरकार किसानों को नोटिस भेज रही है। किसानों को विमान में चढ़ने नहीं दिया जा रहा, घंटों उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि सरकार ने कहा था कि आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। एसकेएम ने कहा कि जमीन अधिग्रहण को लेकर भी सरकार अपने वादे को पूरी नहीं कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। यूपी में आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री ने खुद इस समस्या को सुलझाने का दावा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है। एसकेएम ने कहा कि सरकार हमारी मांग अगर नहीं मानती है तो हमें फिर से बड़ा आंदोलन करना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी को लगे झटके की। 24 जनवरी को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब भले ही अडानी ग्रुप थोड़ा संभल पाया हो, लेकिन अडानी समूह के सपनों को इस रिपोर्ट ने पीछे धकेल दिया है। तो कैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर पड़ी भारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मुद्दे पर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में खूब चर्चाएं हो रही हैं। देश के साथ साथ दुनिया भर के कारोबारी भी लगातार अडानी ग्रुप पर नजर बनाए हुए हैं। खबरों की माने तो गौतम अडानी ने 34,900 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया है। गुजरात के मुंद्रा में इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। सूत्रों के अनुसार ग्रुप इस समय कंपनियों के परिचालन को मजबूत करने और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने पर फोकस कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस ने साल 2021 में गुजरात के कच्छ में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भूमि पर कोल टू पीवीसी प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी मुद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन 24 जनवरी की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद हालात बदल गए। रिपोर्ट में अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और दूसरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 140 अरब डॉलर गिर गई थी। सेब से लेकर एयरपोर्ट तक के कारोबार में शामिल ये ग्रुप अब निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश में लगा है। ऐसे में ग्रुप की विस्तार योजनाओं को जोरदार झटका लगा है। मार्केट में अडानी ग्रुप वापसी की रणनीति निवेशकों की कर्ज से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर आधारित है। अडानी ग्रुप कुछ लोन्स का पेमेंट करके और परिचालन को मजबूत करके आरोपों से लड़ने का काम कर रहा
कहा है। ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। अडानी ग्रुप कैश फ्लो और मौजूदा फाइनेंस के आधार पर अपने प्रोजेक्ट्स का दोबारा मूल्यांकन कर रहा है। जिन प्रोजेक्ट्स का काम अडानी ग्रुप ने रोका है उनमें 1 मिलियन टन सालाना ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट भी शामिल है। ग्रुप ने वेंडर्स और सप्लायर्स को तत्काल आधार पर सभी एक्टिविटीज को रोकने के लिए मेल भेज दिया है। मेल में ग्रुप ने मुद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड के ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट के लिए अगले नोटिस तक सभी एक्टिविटीज को रोकने को कहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।